Hello students, very good evening to all of my loving chartered accountants. तो भाई कहाँ तक मामला पहुँच गया है हाउस प्रॉपर्टी में। तो हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन तो देख ही लिया था, बेसिक कंसेप्ट भी देख लिए हम लोगों ने, और जीएवी निकालना भी सीख लिया हम लोगों ने, और तो और स्पेशल केसेस में भी जीएवी कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख लिया है ना। अच्छा, तो ज़रा एक बार फिर से सेक्शन 22 की वो तीनों कंडीशंस का ज़रा जाप करिए मेरे साथ साथ। देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट देयर टू, इट मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी and the house property should not be used by the assessee himself for the purposes of his own business or profession. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम ऐसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू इस हेड में टैक्सेबल करके ही मानेंगे साहब, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जी। फिर हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाती है ये भी देखा था, जिसमें सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसिडर करते हैं। जीएवी कैलकुलेट कर ली हम लोगों ने वो 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली। स्पेशल सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट कर ली, और जीएवी कैलकुलेट करने के बाद फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस, दैट इज टैक्सेस इम्पोज बाय द लोकल अथॉरिटीज़ को डिडक्ट किया था। एंड आफ्टर डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस वी गेट नेट एनुअल वैल्यू। ओके, एंड फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू वी कैन क्लेम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, and there are 2 deductions. Number 1 is standard deduction, which is equal to 30% of net annual value, and this deduction is available to all SSCs. सबको मिलेगा साहब, जितनी भी NAV होगी उसका 30% बिना कुछ कहे सुने आपको माइनस कर देना है। क्यों अलाउ हो रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो इनकम मिल रही है प्रॉपर्टी से, जो रेंट आ रहा है, और मैंने ये भी कहा था प्रैक्टिकली जो रेंट रिसीव्ड होता है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेके चलते हैं। क्योंकि हम अपने आप से कहेंगे कि साहब प्रॉपर्टी लेट आउट तो इतने अमाउंट में हो सकती थी, बट हमने कम अमाउंट में लेट आउट की, या हमने ज़्यादा अमाउंट पे लेट आउट की। जितने में हमने लेट आउट की वो उतने में ही लेट आउट हो सकती थी, इसलिए हमने उतने में लेट आउट की। तो हमारा जो रेंट रिसीव्ड होता है वही बन जाती है हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बट वो रेंट रिसीव्ड है, जरूरी थोड़ी नहीं कि जितना मिला वो पूरी की पूरी हमारी इनकम। शुरुआत में एक दिन मैंने आपसे कहा था कि साहब देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। इनकम बोले या प्रॉफिट बोले, तो रेवेन्यू और इनकम के बीच में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू व्हाट वी रिसीव, व्हाट वी गेट, जो हमको मिलता है वो हमारा रेवेन्यू होता है, बट जितना मिला है वो पूरा को पूरा हमारी इनकम भी है, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब हम उस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तब हमारा इनकम पार्ट कैलकुलेट होकर आता है, या बोले तो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आता है, और हमको इनकम पे टैक्स देना है ना कि रेवेन्यू के ऊपर। तो रेवेन्यू तो हमारा है रेंट रिसीव्ड जो हमको मिला, बट इनकम पार्ट कितना है उसके लिए बेसिकली 3 डिडक्शंस यहाँ पे अलाउ हो रहे हैं। एक तो म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ हो रहा है, जिसके लिए 2 कंडीशंस थी। दिस टैक्सेस मस्ट बी बोर्न बाय द लैंडलॉर्ड, दैट इज बाय द एसएससी हिमसेल्फ। अगर टेनेंट ने बियर करे हैं तो फिर उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड के ऊपर बर्डन ही कहाँ पड़ा, वो तो सारे टैक्सेस उसका टेनेंट बियर कर रहा है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आपके ढेर सारे एक्सपेंसेस जो कि आपने प्रॉपर्टी के लेटिंग से रिलेटेड करे हो सकते हैं, करे हैं नहीं करे हैं उनसे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। करे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो और भी बड़ी अच्छी बात है, और आपको 30% का हम स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर देते हैं। बट इसके अलावा फिर किसी और एक्सपेंसेस की सुनवाई नहीं होगी। फिर हम सुनना लेंगे नहीं, आपने प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग करवाई है, आपकी प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट हो रही है, इंश्योरेंस करवाया है, तो ये है तो वो, फिर हम कुछ सुनेंगे नहीं साहब। तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको अलाउ कर दिया गया। और उसके बाद जो दूसरा जो डिडक्शन मिल रहा है यहाँ पे अंडर सेक्शन 24, वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ही चीज़ें तो सब इस हेड के अंदर समझने लायक हैं। एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन, और दूसरा ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन साहब। तो सब लोग नए पेज पे हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, दिख रहा है ना सबको लिखा हुआ, वेरी गुड।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल दैट इज लोन। आपने कहीं से पैसा बोरो किया, अपनी ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा भाई। अपना ही पैसा, हम कह रहे भाई हम अपना पैसा घर बनवाने में, घर खरीदने में ना लगाते, बैंक में डाल के रखते तो वहाँ से हमको इंटरेस्ट मिलता। जब तो हमने पैसा बैंक में ना डिपॉजिट करके हमने घर खरीद लिया तो हमको इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, तो हमें उस इंटरेस्ट का डिडक्शन दीजिए। नो, ये नहीं चलने वाला है। तो ये जो डिडक्शन है ये है आपकी बोरोड कैपिटल, जो है आपने लोन वगैरह लिया हुआ है कहीं से घर खरीदने या बनवाने के लिए, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है उसके डिडक्शन की बात होगी। और साहब जी ये डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में इसका डिडक्शन मिलता है? इसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 और क्लॉज बी। लो ये साहब, तो सेक्शन 24B के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन अलाउ होता है वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना? ओके। तो सीए साहब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं यहाँ पे। ध्यान से जरा एक अलग स्टाइल से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, एंड प्लीज़ जैसे मैं आपको समझाऊँ वैसे समझिएगा। अपना दिमाग आप ना लगाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। ये बात पहले भी हो चुकी है हम लोगों की कई बार। जी साहब, तो कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? ये कुछ कंडीशंस क्या बोले हम, ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में आपको रखनी पड़ेंगी। इनके हिसाब से आप इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। जी, तो नोट करके लगा देते हैं, ठीक है ना? नोट्स करके। नंबर 1, जी साहब, नंबर 1, लोन must be taken for the purpose of acquisition, एक्विजिशन बोले या परचेज। लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और से परचेज, कॉमा लगाते चलिएगा, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, repairs, renovation, modification, etc. of house property। दीजिए साहब, ध्यान से पढ़ते चलिए, ध्यान से समझते चलिए, और जो मैं लिखूं वही लिखेंगे आप भी, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। पहली कंडीशन आ रही है, दिमाग में बैठा लिया आपने कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के डिडक्शन के बारे में। तो साहब पहली शर्त आती है कि साहब जिस लोन के इंटरेस्ट के डिडक्शन की बात आप यहाँ पे उठा रहे हो, आप क्लेम करना चाहते हो, तो ये बताओ लोन किस खुशी में लिया गया था? क्या लोन आपका इनमें से किसी वजह के लिए लिया गया? क्या क्या यहाँ पे पर्पसेस बताए गए हैं? लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज, घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन, बनवाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन, आपका बड़ा पुराना घर है, ओल्ड स्टाइल का बना हुआ है, आपको ज़माना बदल गया है, तो आप सोच रहे हैं कि साहब इस घर को बिल्कुल कहाँ तक इसको हम चेंजेस करवाते रहेंगे, इससे अच्छा पूरा गिरवाओ और गिरवा के दोबारा फिर से बनवाओ। पैसा चाहिए, लोन लेके आप ये काम कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? रिपेयर हो सकता है। सब ज़माने से आपने घर में 1 रुपया नहीं लगाया, मेंटेनेंस के नाम पे 0 रहा है सब आपके यहाँ मामला। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, कहीं इधर गिरा हुआ है, कहीं कुछ हो रहा है, पूरे घर की बिल्कुल जो है देखने लायक बन गया है। अब आपको महसूस हो रहा है कि यार इस घर की रिपेयरिंग करवाई जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी दिन गिर गिरा गया तो और आफत आ जाएगी।
है, रिपेयरिंग में अच्छा खासा पैसा खर्च होना है, लोन लेके आपने काम करवाया, चलेगा। रिनोवेशन, रिनोवेट करवा रहे हैं सब, पैसा है आपके पास, कहाँ लेके जाओ। कुछ लोगों के पास समस्या है कि उनके पास पैसा ही नहीं है, कैसे गुजारा करें। कुछ लोगों के पास समस्या ये कि पैसा इतना है कि उसको खर्च कहाँ करें। दोनों तरह के लोग हैं सब हिंदुस्तान में। एक के पास, बेचारे के पास खर्चा पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो दूसरे पास पैसा इतना है कि वो सोचता रहता है इसको हम खर्च कहाँ करें। पैसा खर्च करना उसकी समस्या है सब। यहाँ हम 2-2, 4-4 साल अपने घर की पेंटिंग नहीं करवा पाते हैं, वाइट वॉशिंग नहीं करवा पाते हैं, और ये साहब हर साल 2 साल 3 साल में अपने घर को बिल्कुल एक नया लुक दे देते हैं। वो मार्बल चेंज करवा दिए उठा के, घर के टाइल्स बदलवा दिए, किचन चेंज करवा दिया, पूरे घर का इंटीरियर चेंज करवा दिया। अरे साहब लाखों रुपए इसी बात पे खर्च कर देते हैं। तो रिनोवेशन, बिल्कुल घर को एक नया लुक देंगे, बिल्कुल एक सेम तरह की चीज़ें देखते देखते बोर हो जाते हैं साहब। लोग जैसे पेंटिंग करवाते हैं हर साल 2 साल, वैसे हम अपने घर के टाइल्स चेंज करवा देते। देख रहे हैं साहब, पैसा नहीं है, पैसा है तब ये करते, तब तो चलो फिर भी समझ में आया। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है तब भी हम ये कर रहे हैं। सर पैसे नहीं तो कैसे कर रहे? अरे तो लोन काहे के लिए भाई? इतने सारे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किस दिन काम आएंगे भाई? तो हमने इनसे लोन लेके घर को एक नया लुक दिया, रिनोवेशन करवाया, मॉडिफिकेशन, बदलाव करे जा रहे हैं घर के में। हमारे घर में एक सज्जन आए, एक भाई साहब आए, मिलने वाले थे हमारे, आके उन्होंने देखा हमारे घर में, कहते हैं सर आपके घर में सुख शांति की थोड़ी सी कमी रहती होगी। हम तो कुछ बोले नहीं हो, कहते बीमारी भी लगी रहती होगी, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता होगा आपके यहाँ, समस्याएं बनी रहती होंगी। मैंने हाँ सर ऐसा होता तो है हमारे यहाँ, आए दिन की खटपट बनी रहती है, झगड़ा होता रहता है। कभी एक सही हुआ तो दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा सही हुआ तो तीसरा बीमार पड़ गया, कोई काम करते नुकसान हो जाता है, उसमें दिक्कतें होती हैं, कई बार एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। कहते साहब ये सब तो होता ही रहेगा, आपके घर में वास्तु दोष है। हमने हैं वास्तु दोष है? कहते हाँ, आपके घर की ये किचन जो है गलत डायरेक्शन में है, और वॉशरूम आपका गलत है, और घर का एंट्रेंस ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। अरे साहब उन्होंने तो हमारे घर की बिल्कुल जो है हर चीज़ गलत बता दी। कहते किचन यहाँ से नहीं इस कोण में होना चाहिए, वॉशरूम यहाँ से नहीं वहाँ होना चाहिए, रूम का एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए, फलानी जगह पानी का होना चाहिए ढेर। कहते साहब ये चेंजेस कर लीजिए आप घर में, आप देखिए साल भर के अंदर आपके घर की बिल्कुल हालत सब बदल जाएगी। हमने घर की हालत बदलेगी चाहे नहीं बदलेगी, लेकिन आपके हिसाब से जो चेंजेस उसके हिसाब से घर तो बिल्कुल बदल ही जाएगा। किचन वहाँ करो तो वॉशरूम वहाँ शिफ्ट कर दो, ये कर दो। तो साहब उनका करके तो देखिए साहब, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, कुछ साइंस होती है। हमने साहब इसमें तो बड़ा पैसा खर्च होगा। कहते बैंक से लोन ले लीजिए, धीरे धीरे अदा होता है कि क्या दिक्कत है, घर में सुख शांति रहेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, सब बीमारी आजारी सब दूर रहेगी। हमने अच्छा भैया, तो भैया हमने बैंक से लोन लेके जो है उनके हिसाब से घर में क्या करवाया, मॉडिफिकेशन करवाया। छोटे छोटे कमरे थे उनको बड़े हॉल में कन्वर्ट करवा दिया गया, ये हो गया वो हो गया। दिस इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन। इसके अलावा भी अगर कुछ बच रहा है तो एटसेट्रा लगा दिया गया ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो कुल मिला के लोन का पर्पस आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए, ये समझ लीजिए। अगर आपने लोन उस हाउस प्रॉपर्टी नहीं किसी और चीज़ में अगर यूटिलाइज़ किया है और इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो मिस्टर ए थे साहब, अपने घर में रहते थे, इनकी शादी तय हो गई। अब शादी तय हो गई, पैसे हैं नहीं, अब शादी में अपना भी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा ही होगा, तो क्या करें कैसे करें, शादी भी करना ज़रूरी है, पैसे भी नहीं है हमारे पास। तो इन्होंने बैंक से जाके अपना घर मॉर्गेज करके, घर गिरवी रख के बैंक से लोन ले लिया 2-4-5 लाख रुपए का। शादी में वो अपने ड्रेसेस पे, अपनी होने वाली उनके लिए और न जाने क्या क्या चीज़ें सब खरीद के, खाने पीने दावत में सब पैसा इन्होंने उड़ा दिया। और इसके बाद शादी हो गई। अब जीवन भर मियाँ बीवी मिल के लोन की किस्तें चुकता करते रहेंगे, रिपेमेंट करते रहेंगे विद इंटरेस्ट। अब बताइए इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ना? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूटिलाइज नहीं किया गया है। ओके सर, समझ में आ जाती है बातें, आप ऐसे ही बताते रहा करो, बस मज़ा आ जाता है सुन के। मज़ा ना लुटो। कंडीशन नंबर 2 को देखो जी। कंडीशन नंबर 2 क्या है? इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल on accrual basis।
अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ। मैं आपको अगर कुछ बताऊँगा एक्रूअल बेसिस के बारे में तो मतलब ये तो वही हुआ कि सूरज को दिया दिखाना। अरे आपसे बेहतर कौन जानता होगा एक्रूअल बेसिस किसको कहते हैं। आप तो बचपन से पढ़ लिए थे एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, मतलब कि जितना इंटरेस्ट हमारा एक्रू हो गया है उतने का डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट कर दिया है तो ठीक, नहीं किया है तो और भी ठीक। तो इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, एंड नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। जैसे उधर हम लोगों ने म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में पढ़ा था ना, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन सब एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिल रहा था, ड्यू बेसिस पे नहीं मिल रहा था। तो सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब इंटरेस्ट का डिडक्शन जहाँ तक बात है ये आपको एक्रूअल बेसिस में मिल जाएगा। पे कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी पे किया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अरे वाह सर, ये भी अच्छी बात है। अरे बातें यही तो अच्छी ही होती हैं, खराब बातों को बातें थोड़े नहीं बोलते हैं जी। कंडीशन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। सीए साहब, ओ सीए साहब, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अगर आप टाइमली लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट आपका एक्रू होता है, ड्यू होता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक लगा देता है, तो इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज ओनली सिंपल इंटरेस्ट, ओनली सिंपल इंटरेस्ट इज deductible and not compound interest। सीए साहब, सिंपल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है। और मुझे पूरी तरह से आपके ऊपर भरोसा है, भरोसा ही नहीं विश्वास है कि आप सब लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जानते हो। जानते हो या नहीं जानते हो? दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर मैं आपको एक कोई अमाउंट दूं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दूं और एक पीरियड आपको दूं, मैं आपको एक अमाउंट बताऊं, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूं और एक पीरियड दूं और आपसे कहूं सीए साहब बताओ आप इतने अमाउंट के ऊपर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और वो भी कैलकुलेटर जी की मदद से, तो बताओ जरा, आप सब लोग कैलकुलेट कर ले जाओगे कि नहीं कर ले जाओगे? सोच के बताना, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती में। और ना कैलकुलेट कर पाओ तो मुझे बताओ, मैं आपको सिखाऊं कि अगर 1 लाख रुपए के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का अगर इंटरेस्ट निकालना है या 2 साल 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे ही जैसे बचपन में सीखते थे, कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, बस इतना पूछ ले रहा हूँ कि भैया सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लेते हो या नहीं निकाल पाते हो। नहीं निकाल पाते हो तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँगा। अब अगर जानते हो तो हाथ खड़ा करो, नहीं जानते हो तो वैसा बताओ, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फिर सिंपल इंटरेस्ट सिखाने के लिए। हाँ भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो पक्का ना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो ना। अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करना है आपको, जानते हैं। सर आप ऐसे बोल देते हो, सिंपल इंटरेस्ट तो हम लोगों ने बचपन में निकालना सीख लिया था सर, ये तो 4th 5th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था, और आप ऐसी बातें कह के हम लोगों की बेइज्जती मत किया करो। अच्छा भैया, नहीं करूँगा बेइज्जती, बस ठीक है। अभी दूंगा एग्जाम्पल, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना मुझको, ओके।
हाँ सर, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम ऐसे नहीं है जैसे आप समझते हो। अरे हम तो आपको बहुत काबिल समझते हैं, इसीलिए तो हम ऐसी बातें आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, 3 पॉइंट्स हो गए। लो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए ध्यान से, थोड़ा मैं लिखूंगा, बाकी आप बात अधूरी बात मैं बोलूंगा, बात को पूरा आप करोगे, ठीक है जी सर। बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन शैल, छोड़ दिया, पहले बात समझिए, अधूरापन समझिए इसका। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन, ओरिजिनल की छोड़ दिया, हम भी तो क्या बताएं, संगत का सर ऐसे ही होता है। टू रिपे ओरिजिनल लोन शैल, आज मैं पूरी तरह से फॉर्म में हूँ, समझ लीजिए, आपको समझ में आ भी गया होगा। आज मैं मुझे बहुत बढ़िया लगता है कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। मुझे बढ़िया क्यों लगता है बताऊँ मैं, क्योंकि साहब आज तक, अभी तक मैं बात करूँ तो कम से कम नहीं तो 1 दर्जन से ज़्यादा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कंसेप्ट समझा चुका हूँ। बच्चों को आप जैसे सीए करने वालों तो सब हज़ारों में गिनती है साहब, उनको तो मैं गिनता ही नहीं, कहाँ तक गिनूँ, उनको तो मैं सिखाता ही सिखाता हूँ। बट ढेर सारे जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीए बन तो गए, एग्ज़ाम में नहीं आई बात, और फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो साहब जब समस्याएं आती हैं तो फिर अच्छा जो आदमी होता है वो भी जो है दिमाग उसका घूमता है कि अब करें तो क्या करें। तो वो पूछते सर इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसमें जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से तो ये होगा, तो फिर वो, तो फिर हम उनको समझाते नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करा जाएगा, ये इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये जी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन शैल, 2 ऑप्शंस दिया है आगे लिखने के लिए। शैल ऑल्सो बी डिडक्टेड, ऐसे ये स्टेटमेंट पूरा होगा, मतलब इसको ऐसे कर दे रहे हैं, कैसे, ऐसे, यहां लिखना है आपको शैल ऑल्सो बी डिडक्टेड, अगर आप ये कहना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि शैल नॉट बी डिडक्टेड। अब पहले किसकी बात मैं पूछ रहा हूं, इसको तो समझो। हमने एक लोन लिया था घर से खरीदने या बनवाने के लिए, लोन लिया था हमने मिस्टर ए से, इनसे हमने 5 लाख का लोन लिया और बोला था 3 साल में वापस कर देंगे। ठीक है, मिस्टर ए ने कहा ठीक है भाई ले लीजिए 5 लाख का लोन। 3 साल गुजर गए, 3 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ इस 5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता था वही दे पा रहा था, प्रिंसिपल अमाउंट मैं कुछ रिपे कर नहीं पाया। 3 साल हो गए, मिस्टर ए ने आफत मचानी शुरू करी कि भैया आपने बोला था 3 साल में वापस कर दोगे, 3 साल हो गए, मेरे पैसे वापस करो। पैसे मेरे पास थे नहीं साहब, तो मैंने मिस्टर बी को पकड़ा। मैंने मिस्टर बी से कहा भाई ऐसा है 5 लाख का लोन दे दो, 3 साल में वापस कर दूंगा। मिस्टर बी ने कहा ठीक है भाई। अब जो मैंने मिस्टर बी से 5 लाख का लोन लिया, इस 5 लाख के लोन से मैंने इस 5 लाख के लोन को नक्की कर दिया, रिपे कर दिया साहब। ये लोन खत्म, ये लोन शुरू हो गया। अब मुद्दा ये है कि इस लोन को, इस लोन को तो मैंने घर खरीदने या बनवाने के लिए लिया था, इसके ऊपर का तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझको मिल रहा था, ना भी मैं इंटरेस्ट पे करता तो भी मिलता, एक्रूवल बेसिस पे बात हो रही है ना, बट मैं पे करता चला रहा था। मैंने कहा यार फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगा तो क्या फ़ायदा, तो इंटरेस्ट तो मैं देता रहा था बट प्रिंसिपल अमाउंट मैं रिपे नहीं कर पाया था। तो साहब अब 3 साल तक तो मैंने इसके इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम किया। अब मैंने मिस्टर बी से लोन लेके मिस्टर ए के लोन को अगर रिपे कर दिया है और मिस्टर बी को मैं इस लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे करता हूं, तो भैया जी मिस्टर बी से लिए हुए लोन के ऊपर के इंटरेस्ट का डिडक्शन मुझको अलाउ किया जाएगा
या नहीं अलाउ किया जाएगा, ये है मुद्दा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन शैल क्या ऑल्सो बी डिडक्टेड या शैल नॉट बी डिडक्टेड। दिमाग चलाइए, सोच के बताइए, ऐसे नहीं बुद्धि घुमाइए। वीडियो को पॉज करिए, फिर जो मनाए लिखिएगा जरूर, अपने आप से लिखिए। उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो अगर आपकी बात सही है तो लिखा रहने दीजिएगा, और गलत है तो एक ही वर्ड तो आपको काटना होगा। या तो आप ऑल्सो को काट के नॉट लिख दोगे, या नॉट लिखा होगा तो नॉट को काट के आप ऑल्सो लिख देना, ठीक है ना। बट लिखो जरूर, इस स्टेटमेंट को पूरा आप अपनी अकल के हिसाब से जरूर करो। क्या कहा आपके दिमाग ने कि मिस्टर बी से जो लोन लिया था मैंने, जिससे मैंने मिस्टर ए के लोन को रिपे कर दिया, तो अब जो मैं मिस्टर बी को इंटरेस्ट दूंगा इसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाबूजी शैल ऑल्सो बी डिडक्टेड। लो, ये है असलियत। शैल ऑल्सो बी डिडक्टेड, इसका भी डिडक्शन मिलेगा। आप में से कई सारे लोगों ने लिखा है शैल नॉट बी डिडक्टेड। भाई क्यों नहीं डिडक्ट होगा, जरा मुझे को हिंदी में बता दे ये बात। क्या दिक्कत है आपको मिस्टर बी से? क्यों नहीं आप मिस्टर बी से लिए हुए लोन के ऊपर के इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ करोगे? ना लेते मिस्टर बी से लोन, मिस्टर ए को ही इंटरेस्ट देते रहते तो अलाउ करते ना। हाँ, तो करते हैं। तो मिस्टर बी से अगर मैंने लोन लिया तो इस लोन का मैंने कुछ अदरवाइज तो किया नहीं। इस लोन ने इस लोन को सब्स्टिट्यूट ही तो कर दिया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी की जगह पे मैं अगर चेंज कर दूं, मान लें ये लोन था मेरा से ये लोन लिया हुआ था मैंने से HDFC बैंक से, और ये नया लोन लिया मैंने से SBI से। कई बार होता है लोग लोन शिफ्ट कर देते हैं। मैंने HDFC बैंक से लोन लिया, HDFC बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है से 11% पर एनम। ओके, चल रहा था मेरा लोन HDFC से, धीरे धीरे EMI जा रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं, बट इंटरेस्ट और ये साहब ये लोन वगैरह, हाउसिंग लोन वगैरह सारे सरदर्द हैं ये साहब, सरदर्द। ये समझ लीजिए, आप समझ नहीं सकते कितना आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। ये बैंक जो साल में जो हजारों करोड़ रुपए जो प्रॉफिट का कमा रही हैं, वो ऐसे ही थोड़ी नहीं कमा रही हैं। आप जैसे लोग इनको इतना इंटरेस्ट देते हो तभी तो ये हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं बैंक। मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप से 20 लाख रुपए का लोन लेते हो, एक तो हाउसिंग लोन ले रहे हो, घर खरीदने जा रहे हो, कोई 2-4-5 लाख का तो घर खरीद नहीं रहे होगे, 10-5 लाख का भी घर मिल जाए तो भी गनीमत है साहब। तो ठीक ठाक अगर आप लोन अगर घर खरीद रहे हो, जो अच्छा खासा अमाउंट का आपको मिल रहा होगा, जिसके लिए आपने बैंक से लोन लिया। मैंने लोन भी कोई खास नहीं, 20 लाख रुपए का लोन मान ले हमने बैंक से लिया। रिपेमेंट पीरियड इसका 2-4-5 साल के लिए लोन मिलेगा नहीं, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे लंबे पीरियड के लिए बैंक आपको ये फाइनेंस करता है, लोन देता है। अब अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है 20 साल के रिपेमेंट पीरियड के लिए, तो सीए साहब लगभग आपकी महीने की 18,000 रुपये, 17,000 से 18,000 रुपये महीने की EMI बनेगी। ठीक है, अब 18,000 रुपीज़ पर मंथ आप पे करते रहोगे बैंक को अगले 20 सालों तक, तब जाके कहीं आपका 20 लाख का लोन रिपे होगा। सोचिए सीए साहब, अगर आप 18,000 रुपीज़ पर मंथ पे करते हैं बैंक को 20 साल तक, हर महीने की 12 हर साल की 12
इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जरा कैलकुलेटर चला के देखो भैया कितना पैसा आप बैंक को रिपे करने वाले हो, और लोन लिया कितना है, 20 लाख रुपए का लोन लिया, जिसका रिपेमेंट में आप इतना पैसा देने वाले हो। चलाओ जरा, मेरे पास भी कैलकुलेटर होगा कहीं। ये रहा, यही तो रखा है कैलकुलेटर, हम भी ढूंढ रहे हैं दुनिया जहां में जी। 18,000 पर मंथ के हिसाब से 240 इंस्टॉलमेंट्स, 43,20,000, 43,20,000 अब बैंक को रिपे करो। बैंक से लिए हैं 20 लाख आपने, बैंक से लिए 20 लाख, बैंक को वापस कर दिया आपने 43 लाख से ज़्यादा। मतलब जितना लोन है ये तो रिपे करोगे रहोगे, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दे मरोगे, ये समझिए। तो अगले 20 साल में आपने बैंक को 20-22 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया। जितना प्रिंसिपल उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आप रिपे करते हो। सोचने वाली बात है जरा, यही तो बैंक की कमाई है। चलिए खैर, दुनिया लेती है हाउसिंग लोन, उसमें क्या है, हर किसी का है सपना घर हो अपना। सुबह शाम तक ऐड करते रहते टीवी में, ऐसे ही थोड़े नहीं जी बाबू जी। तो एसबीआई का पेपर में ऐड निकला, मैंने देखा पढ़ा, उसमें लिखा था सब हाउसिंग लोन साहब ये हमको से 9% पर एनम पे ये लोग फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब एसबीआई से अगर लोन लिया होता तो 9% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ता, और यहाँ से 11%, 2% ज़्यादा। अभी आपने देखा कितना इंटरेस्ट देता हूँ मैं बैंक को, तो ये 2% बहुत होता है, ये समझ लीजिए। हैवी इम्पैक्ट डालता है आपका, ना भी हैवी इम्पैक्ट डालता हो, अगर 2, 4, 5 लाख का भी, 6 लाख का भी अगर असर पड़ेगा, इतना असर तो बड़े आराम से पड़ेगा, इससे ज़्यादा असर पड़ेगा जाके साहब। सीए साहब, मैंने एसबीआई से बात की, मैंने कहा सर ऑलरेडी हमारा एक लोन चल रहा है एचडीएफसी बैंक से, मैं चाहता हूं कि ये वाला लोन आप टेक ओवर कर लें। क्या बोलते हैं इसको टेक्निकली, लोन टेक ओवर करना। अब बताइए एसबीआई मेरे इस लोन को टेक ओवर करना पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा, पहले तो ये सोचिए। अगर एसबीआई के सामने 2 कस्टमर्स बैठे हैं, 2 कस्टमर एसबीआई की ब्रांच में, मेरे सामने 2 कस्टमर है, एक तो जो नया बोरोवर है जो पहली बार लोन लेने आया है बैंक से, एक तो ये कस्टमर है, और एक हम बैठे हैं जो लोन के टेक ओवर की बात करने के लिए आए। बैंक किस कस्टमर को पहले एंटरटेन करेगा, नए बोरोवर को या एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है जो कि लोन टेक ओवर की बात करना है उसको पहले एंटरटेन करेगा? सी साहब, पहले जो लोन टेक ओवर करने आया है, हमारे जैसे जो लोग गए हैं, पहले बैंक उनको टेक ओवर करेगा। क्यों करेगा उनको टेक ओवर करेगा, मतलब उनमें इंटरेस्ट दिखाएगा, उसको एंटरटेन करेगा। वो इसलिए क्योंकि जो नया बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में आइडिया नहीं अभी, वो अलग है, सिविल रेटिंग वगैरह जो होती है वो आगे हम आगे सब बातें आप पढ़ेंगे समझेंगे। नए कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस, रिपेमेंट उसकी स्टाइल का अभी आता पता नहीं है। बट जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मैं जो कि एचडीएफसी बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है, मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, मेरा एक पेमेंट हिस्ट्री होगी, सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हैं, कहीं कोई चीज़ छुपी नहीं। आपने कहीं से किसी बैंक से कोई लोन लिया हो, कहीं किसी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन रहा हो, कुछ भी रहा हो, हर चीज़ ऑनलाइन ये सभी बैंक आपकी शेयर करते हैं, कॉमन डेटाबेस बना हुआ है। इस बैंक के पास जाएंगे, ये अपने कंप्यूटर पे आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह भरेगा, और इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपका पूरा जो चिट्ठा है वो खुल जाएगा साहब। कहाँ कहाँ से कितने कितने लोन आपने आज के पहले लिए हैं, उनका रिपेमेंट आपने किस तरह से किया, कितने डिफ़ॉल्ट्स करे, कितनी आपकी चेक बाउंसिंग थी, दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं क्रेडिट वर्दीनेस एसेस करने में, वो सारी चीज़ें इसके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी सब पलक झपकते। तो ये देख लेगा कि हाँ साहब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आया है उसका वो अच्छा कस्टमर है, टाइमली रिपेमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये बैंक पूछ सकता है ना मेरे से कि भाई आप इस बैंक से क्यों शिफ्ट कर रहे हो, तो सिंपल सा रीज़न साहब कि यहाँ पे 11% इंटरेस्ट पड़ रहा है, यहाँ पे 9% इंटरेस्ट पड़ रहा है, 2% इंटरेस्ट। और ये बैंक तो खुद ही ऐसे कस्टमर्स को बुलाता है, इनवाइट करता है कि आइए, अगर आपका कहीं एग्जिस्टिंग, फ़ोन करवाते रहते हैं वहाँ से वो लोग, सर हमारी आपको कोई हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट, मैंने कहा नहीं। सर क्या आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, मैंने कहा हाँ भाई चल रहा है, फलानी जगह चल रहा है। सर तो आप हमारे बैंक में लोन शिफ्ट कर दीजिए, हमारा बैंक टेक ओवर कर लेगा। ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए क्योंकि हर बैंक सब बिजनेस है, हर बैंक चाहता है कि उसको अच्छा कस्टमर मिले, अच्छा बोरोवर मिले।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैंने एसबीआई से लोन ले लिया और एसबीआई ने 5 लाख का रिपेमेंट इसको कर दिया और मैं आगे की इंस्टॉलमेंट्स एसबीआई को पे करूंगा, तो इस इंटरेस्ट किसको पे करूंगा? एसबीआई को। तो क्या मुझे एसबीआई को जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सब श्योर, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, अगर मान ले थोड़ी देर के लिए ये 5 लाख का तो प्रिंसिपल अमाउंट था और से 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गया है, टोटल हो गया है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 7 लाख, और मैं अगर यहाँ से 7 लाख का लोन लेता हूँ तो अब मुझे पूरे 7 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जो ये बात लिखी ना, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, वो बात फिर डिफीट हो जाती है, क्योंकि 7 लाख में 2 लाख तो अनपेड इंटरेस्ट है, तो मुझे पूरे 7 लाख के इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिपेमेंट के लिए जो लोन लिया जाता है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, ऐसे ही समझते चलिए, मजे लूटते चलिए। एक बात और बता दे रहे हैं, उसके साथ ही मेरी शर्तों वाली बातें खत्म हो जाएंगी। क्या है आखिरी बात? एक्सपेंसेस इनकर्ड, सीए साहब, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अरेंज द लोन शैल। साहब लोन अरेंज करने से रिलेटेड कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कमीशन दिया किसी को, कुछ ब्रोकरेज दी, कई लोग होते हैं साहब जिनकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं हो पाती है, बैंक के बड़े झगड़े हैं सब, बड़े उनके नाटक हैं, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो कर, दुनिया भर की चीज़ें हैं साहब। तो सीधे साधे लोग हो सकता है वो लोन की जितनी रिक्वायरमेंट्स वो पूरे चीज़ प्रोसेस ही ना कर पाएँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड ही ना कर पाएँ। तो मार्केट में कई ऐसे लोग हैं, इवन कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो लोगों को लोन भी अरेंज करवाते हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप मेरे पास आइए। मुझे पता है कि बैंक से अगर लोन अगर आपको लेना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कई रिपोर्ट्स लग रही होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कि बोरोवर के नेचर ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम उसकी क्या है। तो साहब हम प्रोफेशनल्स लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो क्या फोकट में सर्विस प्रोवाइड करेंगे? इस बात के लिए कुछ कमीशन या ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेंगे। तो ये जो खर्चे बोरोवर को करने पड़ गए लोन को अरेंज करने से रिलेटेड, क्या इन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज बिग नो, शैल नॉट बी डिडक्टेड। इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं। सीएसएफ डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का है, किसी और बात का डिडक्शन नहीं है। और लोन भी किस बात के लिए लिया गया हो, ऐसी किसी बात के लिए लोन लिया गया होगा तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। पे कर दिया है तो ठीक, नहीं पे किया है तो भी ठीक, एक्रूवल बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, नो कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है कैलकुलेट करने में, इसलिए बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी ये बताए रिपेमेंट के लिए, अगर आपने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिपेमेंट के लिए अगर आपने फ्रेश लोन लिया है तो जो नया लोन होगा इसके ऊपर का इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको अलाउ करा जाएगा। बाकी लोन अरेंज करने से रिलेटेड अगर कुछ खर्चे वगैरह आपने करे हैं तो बाबूजी उन खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो डेट पेमेंट्स हैं, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई रोल नहीं है। लो जी साहब, तो इस प्रकार से ये कंडीशंस दिमाग में होनी चाहिए। ये कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो ही डिडक्शन मिलेगा, या यूँ कहें कि इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होता है अंडर सेक्शन 24B, बी फॉर बिल्ली। हाँ, नई ABCD आ गई है मार्केट में। अब इस इंटरेस्ट का डिडक्शन खामखा में मिटा दिया, हम भी तो आइटम है। अब इस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से पकड़िएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। जितना मैं कह रहा हूं मेरी एक एक बात को वैसे ही पकड़िए जैसे मैं कह रहा हूं, नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अब हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो साहब इस इंटरेस्ट को हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। एक है इंटरेस्ट
ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और दूसरा है ड्यूरिंग करेंट प्रीवियस ईयर। लो जी साहब, ऐसे दो अलग अलग पार्ट्स में आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इंटरेस्ट ड्यूरिंग करेंट प्रीवियस ईयर। करेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है ना। ओके, अब ये पीरियड क्या होते हैं, किसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये पीरियड मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक ये कोई ड्यूरेशन है, एक कोई ये पीरियड है। इस पीरियड का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करा जाएगा, और जो हमारा करंट प्रीवियस ईयर है, हमारा करंट प्रीवियस ईयर है कौन सा, प्रीवियस ईयर 1920, इसका इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करा जाएगा। तो आपने दोनों पीरियड्स का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना होगा। जी सब कैलकुलेट कर लिया। अब जो ये इंटरेस्ट है डिडक्टेबल, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट होगा इट इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। क्या लिस्ट लिखे यार, मजा नहीं आ रहा ऐसे। इट इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा, गलत बोल दिया, 5 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये इंटरेस्ट अलाउ करा जाएगा। बिगिनिंग फ्रॉम द previous year, beginning from the previous year in which construction is completed, beginning from the previous year in which construction is completed। और इसके बारे में भी लिख लो, फिर दिमाग लगाइएगा। इट इज डिडक्टेबल इन द करेंट प्रीवियस ईयर। It is deductible in the current previous year, that is in the same previous year, जिस ईयर का है उसी साल अलाउ हो जाएगा, in the same previous year। लो जी साहब, अब जरा इस बात को 4 बार पढ़ें और फिर समझें कि क्या कहा जा रहा है। हाँ जी बाबूजी, समझ में आ रही है बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो साहब जो इंटरेस्ट आप क्लेम करने वाले हो अंडर सेक्शन 24B, उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको ऐसे 2 अलग अलग पार्ट्स में करना है, ठीक है ना। अपन लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर प्रीवियस ईयर 1920, जिसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया 2021।
अब हम इस साल की जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सब हम जीएबी निकाल लिए हैं, इसमें से हमने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर लिए हैं, एनएवी आ गई। अब यहाँ पे डिडक्शंस का नंबर आ गया। अब जब डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो पहला तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर ही लेना है, इसका 30%, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा जो डिडक्शन यहाँ से मिलना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, इस अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए इसकी चर्चा हो रही है। ठीक, अब इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें दो अलग अलग पार्ट्स में करना है। एक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा, और जो करंट प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उस साल का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा। इतनी बात क्लियर है जी। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना भी हो सकता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस चिड़िया का नाम है, कैसे कैलकुलेट होता है ये। वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी हो सकता है। तो जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, इतने पीरियड का आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। एक लोन का अमाउंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और एक ये ड्यूरेशन होगा, एक ये पीरियड हो गया। इतने ड्यूरेशन का आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। मान ले इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया, मान ले थोड़ी देर के लिए 2 लाख रुपए, इधर का इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 2 लाख रुपए। ना करंट प्रीवियस ईयर, इस साल का भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमने इस साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, मान लें इस साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया, मान लें थोड़ी देर के लिए 60,000 रुपीज। ओके, तो ये 60,000 रुपीज जो कि इस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है, ये तो इसी साल अलाउ हो जाएगा, पूरा 60,000 अलाउ हो जाएगा। प्लस करंट ईयर का तो इंटरेस्ट अलाउ होगा ही होगा, प्लस आपको इधर वाले पार्ट का भी इंटरेस्ट अलाउ होगा। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था आपका, जिसका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया था 2 लाख रुपए, ना ये 2 लाख रुपए का डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो क्या कह रहा है, इट इज डिडक्टेबल। ये जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, दिस इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 बराबर की इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये 2 लाख अलाउ होगा। 2 लाख रुपए का डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। ये नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कि कभी आपने 50,000 ले लिया, कभी 40,000 ले लिया, कभी 30,000 ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा, अपनी मनमानी नहीं होगी आपकी। तो ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होने वाला है। तो 2 लाख रुपए की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे। 2 लाख को 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक इंस्टॉलमेंट आई 40,000 रुपीज की। अब ये 40,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट्स पे ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। इसकी पहली इंस्टॉलमेंट किस साल अलाउ होगी, जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपका अलाउ होना है। 2 लाख रुपए मैंने ऐसे ही मान लिया है कि जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड था, उस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया था 2 लाख रुपए। 5 से डिवाइड किया, एक इंस्टॉलमेंट आ गई 50,000 रुपीज की, 40,000 रुपीज की एक इंस्टॉलमेंट आ गई। तो इस दर का इंटरेस्ट बना था 2 लाख रुपए, 5 से डिवाइड किया तो 40,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स में ये 2 लाख रुपए अलाउ होगा। और इधर का आपका इंटरेस्ट आया था 60,000, ये तो इसी साल अलाउ हो जाएगा। फिर अगले साल 2021 का जो इंटरेस्ट आएगा वो अगले साल अलाउ होगा। ऐसे आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट तो उन्हीं सालों में अलाउ होता रहेगा। तो साहब ये 40,000 करके जो 5 बार में इंस्टॉलमेंट्स में जो डिडक्शन मिलना है, इसकी शुरुआत किस साल से होगी, किस साल से इसका श्री गणेश होना है, तो कह रहा है बिगिनिंग डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जिस किसी साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, किसी ना किसी साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, और अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो बात ही खत्म। शुरुआत में जब हम लोग सेक्शन 22 की कंडीशंस जो पढ़ रहे थे, और आज के दिन की शुरुआत हम लोगों ने सेक्शन 22 की कंडीशन से ही करी, जिसकी पहली ही कंडीशन कह रही थी कि देयर मस्ट बी एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। बिल्डिंग का होना पहली जरूरत, नो बिल्डिंग नो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लाख आपके पास लैंड हो, लैंड से इनकम आ रही हो, कुछ भी हो, दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। तो बिल्डिंग का होना पहली रिक्वायरमेंट। अब बिल्डिंग एक ऐसा टर्म है साहब, अगर ध्यान से देखा जाए
तो बिल्डिंग जब तक बिल्डिंग होती है तब तक बिल्डिंग नहीं कहलाती है सर, क्या बोला आपने? बिल्डिंग जब तक बिल्डिंग होती है तब तक बिल्डिंग नहीं कहलाती है, और जब बिल्डिंग के अंदर से बिल्डिंग का कैरेक्टर खत्म हो जाता है तब वो कहलाती है बिल्डिंग। सर ये क्या आप बीच बीच में बोल जाते हो? बिल्कुल, बिल्डिंग जब तक बिल्डिंग है तब तक बिल्डिंग नहीं है, और जब बिल्डिंग के अंदर से बिल्डिंग का कैरेक्टर निकल जाता है तो कहलाती है बिल्डिंग। ये क्या बिल्डिंग बिल्डिंग लगा रखा है? ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर है, किसी एक चीज को हम बिल्डिंग बोल रहे हैं। एक बात, ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर जब तक बन रहा है, बिल्डिंग हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, जब कभी किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो किसी काम के होते रहने का आभास होता है। आई एम टीचिंग, टीच पढ़ाना, टीचिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समथिंग इज गोइंग ऑन, प्लेइंग खेल रहा हूं, लाफिंग हंस रहा हूं, सिंगिंग गा रहा हूं, डांसिंग नाच रहा हूं, समथिंग इज गोइंग ऑन, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इज देयर। यही तो है। पेंटिंग, पेंटिंग चल रही है। बिल्ड, बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्डिंग, बिल्डिंग जब तक बन रही होती है तब तक हम उसको बिल्डिंग नहीं बोलते हैं। वो बिल्डिंग बिल्डिंग तब कहलाती है जब बनने का काम खत्म हो चुका होता है। मीन्स स्ट्रक्चर मस्ट बी कंप्लीट, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी रहा नहीं जा सकता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, यूजेबल कंडीशन में नहीं है, तो अभी एक सेमी कंस्ट्रक्शन है, एक अनस्ट्रक्चर्ड एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसको हम बिल्डिंग नहीं कहेंगे। तो जब चीज बन के तैयार हो जाती है, यूजेबल कंडीशन पहुंच जाती है, तब हम उसको बिल्डिंग बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में कंप्लीट होगा ना। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी तक, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट ही नहीं होगी, क्योंकि पहले ही शर्त पूरी नहीं हुई है कि देयर इज नो बिल्डिंग, बिल्डिंग इज नॉट येट, अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया आज इस साल, ओके, अब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लायक बनते हो। अब जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे सीए साहब, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करोगे। तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा, ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ होना शुरू होगा। पहली इंस्टॉलमेंट आज इस साल, क्योंकि इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस साल इसका 1/5 इंटरेस्ट अलाउ होगा, प्लस इस साल का जो इंटरेस्ट बनेगा, ये दोनों मिला के अलाउ होंगे। अगले साल फिर इसी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5, ये तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अगले 5 साल तक सेम रहेंगी। हाँ, अगले 5 सालों का जो इंटरेस्ट बनेगा, करंट प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा, वो वेरी कर सकता है ड्यू टू रिपेमेंट ऑफ लोन। तो जितना जितना इंटरेस्ट करंट ईयर का बनेगा वो उन्हीं सालों में अलाउ होता रहेगा, एंड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना इंटरेस्ट होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ करा जाएगा। इज दिस क्लियर? मेरी बातों को जरा ठंडे दिमाग से अंदर बैठा लें दिमाग में।